ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना का एक सैन्य अभियान था। यह अभियान दिनांक 1 से 10 जून 1984 के बीच चलाया गया था। इसका मकसद दमदमी टकसाल के नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से हटाना और उस पर नियंत्रण बनाए रखना था। केंद्र सरकार और सिख अलगाववादियों के बीच महीनों के तनाव के बाद 1 जून 1984 को यह अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय सेना ने टैंकों, तोपखाने और हेलीकॉप्टरों का भारी संख्या में इस्तेमाल किया था। इस अभियान के दौरान भीषण खून खराबा भी हुआ था। भारत सरकार के एक श्वेत पत्र के मुताबिक इस अभियान में कुल 83 सैनिक शहीद और 249 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 493 लोगों की मौत हुई और 86 लोग घायल हुए थे। हालांकि इन सभी आंकड़ों को लेकर अब तक विवाद चल रहा है। देखा जाए तो इस अभियान में अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया था। स्वर्ण मंदिर पर गोलियां दागी गई थीं और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तकालय भी बुरी तरह जल गया था। दिनांक 6 जून को सुबह से लेकर शाम तक अंधाधुंध गोलियां चलती रहीं और उसी दिन देर रात को जरनैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली और उसके दूसरे ही दिन यानी दिनांक 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया था। अब आगे सिलसिलेवार तरीके और विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी कब, कैसे और क्यों। फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को संत जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। ये भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा लिखी थी, क्योंकि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार ही उनकी हत्या का मुख्य कारण था, जिसने देश की राजनीति की दिशा को ही मोड़कर रख दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये उनके यानी जरनैल सिंह भिंडरावाले के खात्मे के लिए चलाया गया था, जो अलगाववादी विचारधारा को जन्म दे रहे थे। पंजाब में अलग राज्य बनाने के मांग की समस्या ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। पंजाब समस्या की शुरुआत सन 1970 के दशक से अकाली राजनीति में खींचतान और अकालियों की पंजाब संबंधित मांगों को लेकर शुरू हुई थी। पहले तो साल 1973 में और फिर सन 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। मूल प्रस्ताव में ये सुझाया गया था कि भारत की केंद्र सरकार का केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर ही अधिकार हो, जबकि अन्य विषयों पर राज्यों को पूर्ण अधिकार हो। और अकाली ये भी चाहते थे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में उन्हें स्वायत्तता मिले, और यही वह वक्त भी था जब पंजाब में अकाली दल कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर चुका था। इंदिरा गांधी ने इसके जवाब के तौर पर सरदार ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा किया। सरदार ज्ञानी जैल सिंह का बस एक ही मकसद था, शिरोमणि अकाली दल का सिखों की राजनीति में वर्चस्व कम करना। इन सभी हालातों के बीच एक शख्स का उदय हुआ जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले, जिसे पहले अकाली दल के काट के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में वो ही सरकार के लिए चुनौती बन गया। इसीलिए सरदार ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह ने उसे आगे बढ़ाया, और उस पर जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का हाथ हो गया तो वो पंजाब का अघोषित मुखिया बन बैठा था। लेकिन तब तक सरकार ने ये नहीं सोचा था कि जिसको वो समर्थन दे रहे हैं वो ही एक दिन फिजा में जहर घोलेगा और विवादों का रास्ता अपना लेगा। धीरे धीरे उसने जनता की बीच और राजनीतिक गलियारों में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। फिर वहीं साल 1977 में उसे दमदमी टकसाल का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इसी बीच अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच एक बड़ी हिंसक झड़प हुई, जिसमें कुल 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए। इस झड़प के बाद दिनांक 24 अप्रैल सन 1980 को निरंकारियों के प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई, जिसमें नामजद अधिकतर लोगों का ताल्लुक जरनैल सिंह भिंडरावाले से था। और फिर इसी बीच इंदिरा गांधी को सन 1980 के चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। लोकसभा की कुल 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली।
जिसके बाद सरदार ज्ञानी जैल सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश का गृह मंत्री बना दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकाली दल को भी पछाड़कर पंजाब में दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद अकालियों और दरबारा सिंह की सरकार में तनातनी चलने लगी थी और उसी समय देश में जनगणना का वक्त था और एनपीआर रजिस्टर भरने के लिए लोगों से उनके धर्म और भाषा पूछी जाती थी। और इसी समय में पंजाब केसरी अखबार ने हिंदी भाषा को लेकर एक मुहिम चला दी थी, जिससे माहौल और भी खराब हो गया। उस हिंदी की मुहिम से कट्टर सिख बहुत नाराज हो गए, जिनमें जरनैल सिंह भिंडरावाले भी शामिल थे। और यहीं से इंदिरा गांधी के फैसले का विरोध होना शुरू हुआ। और इसी बीच दिनांक 9 सितंबर 1981 को कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसका इल्जाम जरनैल सिंह भिंडरावाले पर भी आया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद दिनांक 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें जमानत मिल गई। और इसी दौरान पंजाब को अलग देश बनाने की मांग ने भी तेजी से जोर पकड़ लिया। हिंसा के उस दौर में पंजाब के वर्तमान डीआईजी रहे एएस अटवाल की हत्या स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर कर दी गई। हत्यारों की दहशत इतनी कि डीआईजी एएस अटवाल की लाश कई घंटों तक स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर ही पड़ी रही। उनका शव उठाने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी। अंततः उनके शव को हटाने के लिए खुद मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को जरनैल सिंह भिंडरावाले से मिन्नत तक करनी पड़ी थी। जरनैल सिंह भिंडरावाले की दहशत इतनी थी कि पंजाब में हालात विस्फोटक होते जा रहे थे। अकाली भी विरोध कर बैठे और उनकी मांग ये थी कि अनंतपुर साहब के रिजोल्यूशन को पास करो। इसी बीच दिनांक 5 अक्टूबर 1983 को सिख चरमपंथियों ने कपूरथला से जालंधर जा रही एक बस को जबरन रोक लिया और बस में सवार सभी हिंदू यात्रियों को चुन चुन कर मार डाला गया। बाद में पता चला कि इन चरमपंथियों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। इस घटना के अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को हटाकर और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन इसके बाद भी पंजाब में हिंसा और मारकाट जारी रहा। लेकिन पता नहीं क्यों बेबस इंदिरा गांधी भिंडरावाले के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही थी। लेकिन एक बात तो है, उसके हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी कि उसने देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री से पंगा जो ले लिया था। और वहीं दिनांक 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर जबरन कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन है जो अनंत काल के लिए बना हो। जरनैल सिंह भिंडरावाले वैसे तो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, लेकिन ये हिंदुओं को नहीं बल्कि सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी। इन सभी मामलों से तंग आकर इंदिरा गांधी ने इसी दौरान एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने दिनांक 1 जून सन 1984 में पंजाब को पूरी तरह से सेना के हवाले कर दिया, जिसका कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई, जिसके कारण दिनांक 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर करके पाकिस्तान से लगती सभी सीमाओं को सील कर दिया गया और मंदिर के परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। लेकिन दिनांक 5 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। वहां के लोगों ने यह बताया कि जरनैल सिंह भिंडरावाले के लोग उन्हें बाहर आने से रोक रहे हैं। और जब सेना ने काफी समय तक इंतजार करने के बाद देख लिया कि 129 लोगों के अलावा कोई भी बाहर नहीं आया, तो दिनांक 5 जून सन 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हो गई। रात भर दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी होती रही। फायरिंग में चली कई गोलियां हरिमंदिर साहिब की तरफ भी गईं, जिसकी वजह से अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। शायद उस फायरिंग में चली कई गोलियों में से कुछ गोलियां जरनैल सिंह भिंडरावाले को भी लगी होंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे जानबूझकर मार दिया गया हो और उसके दूसरे ही दिन यानी दिनांक 6 जून की देर रात जरनैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली। इसके साथ ही दिनांक 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया।
इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए, जिसमें 3 सेना के अधिकारी भी थे, जबकि मरने वाले विरोधियों और अन्य की संख्या 492 रही। इससे तो यही साबित होता है कि शायद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार जर्नैल सिंह भिंडरावाले के लिए ही चलाया था। इसीलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज इंदिरा गांधी के ही निजी सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सिखों के खिलाफ दंगों में कत्लेआम शुरू हुआ, जो देश के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी है जिसे हम और आप नहीं जानते, तो आइए चलो उसे भी संक्षेप में जान लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार को हमेशा से ही विवादास्पद माना गया, क्योंकि इसमें कई वर्गों के लिए गंभीर प्रभाव थे। लंबे समय से सिख समुदाय अपनी पहचान और भारतीय समाज में अपने स्थान के बारे में अधिक मुखर हो गया। हालांकि घटना के तुरंत बाद सिख लोगों के खिलाफ देश भर में हिंसा की एक श्रृंखला थी। पहला, सन 1985 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के संबंध में 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना मुकदमा दायर किया। दूसरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के मिश्रा आयोग और 2005 के नानावती आयोग सहित कई जांच आयोगों और जांचों का विषय रहा है। दोनों ने ऑपरेशन मौतों और उसके बाद की घटनाओं को उजागर करने की मांग की थी। तीसरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों के साथ साथ हिंसा में भी वृद्धि देखी गई, जिसके कारण भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा 1 दशक लंबे विद्रोह के बाद क्रूर कार्रवाई की गई। चौथा, ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी सिख समुदाय के बीच व्यापक विरोध और गुस्से को जन्म दिया, जिन्होंने इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमले के रूप में देखा। पांचवा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी थी, उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा ही वर्ष के अंत में हत्या कर दी गई थी। छठा, सन 1984 के सिख दंगे भड़क उठे, जो कि कुल 3 दिनों तक चला और कई मौतों का कारण बना, जिसका अनुमान विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों द्वारा लगभग 8000 से 16000 तक लगाया गया। सातवां, सन 1985 में कनाडा से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान 182 पर बमबारी को ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए एक और कार्य माना जाता है। आठवां, ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण भारतीय सेना के कई सिख सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कई सिखों ने सरकार में प्रशासनिक पदों से अपना इस्तीफा भी दे दिया और अब आखिर में दिनांक 24 जुलाई सन 1985 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पंजाबी अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने राजीव लोंगोवाल पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। धन्यवाद।